करते हैं। आज हम खनिज और ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, अध्याय 8 एनसीईआरटी का। और ये मैं आप देखें या ना देखें, हमें नहीं पता। लेकिन मैं इसलिए टॉपिक बना के छोड़ दे रहा हूँ कि अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं और जिनका सोशल साइंस है, ये पढ़ के जाना आवश्यक है। तो ज़रूर चले जाइएगा क्योंकि आपके फ़ायदे होंगे। और मैं कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग जितने भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं ना, इस सारे एनसीईआरटी को पढ़ के जाइए। मैं कह सकता हूँ कि 99% रिज़ल्ट इससे आएगा। जीके जीएस में मैं वादा करता हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी से ही सब कट के बना है क्वेश्चन और कहीं से नहीं बना है, ये जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को सुनिए कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो है कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? सबसे अधिक समृद्ध है, बताइएगा। तो ये दामोदर घाटी में सबसे ज़्यादा आपको कोयला भंडार मिलेगा, ये समृद्ध है, ये जान लीजिए। अब इसके बारे में चलिए तो देखिए, गोंडवाना युगनी, गोंडवाना युगनी मतलब गोंडवाना काल की बात हो रही है। गोंडवाना युगनी चट्टानें पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा आदि राज्यों में विस्तृत है। गोंडवाना एक जो है क्षेत्र था, आप जानते हैं, गोंडवाना आप पढ़े हैं। तो गोंडवाना युगनी की बात हो रही है। गोंडवाना युगनी के जो चट्टान थे, वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आदि राज्य में क्या है? विस्तृत है। देश की गोंडवाना शैलों, देश की गोंडवाना शैलों से कुल 98% कोयला प्राप्त होता है। जो गोंडवाना शैल मतलब गोंडवाना चट्टान से कितने प्रतिशत कोयला प्राप्त होता है? 98% मतलब 98%। 98 है, ठीक है। चलिए, ऊपरी अगर बात करें, ऊपरी दामोदर घाटी की बात करेंगे। ऊपर की ओर जो दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी में स्थित पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है ना, वहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा आपको मिलता है और वो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और ये दामोदर घाटी के मतलब ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, ठीक है, रानीगंज। ऐसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि झारखंड में बात करते हैं। झारखंड राज्य का जो क्षेत्र है झरिया, बहुत फेमस है। बोकारो बहुत फेमस है। गिरिडीह बहुत फेमस है। करणपुरा, ठीक है, करणपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। तो ये सब जो क्षेत्र है झारखंड का, झरिया है, बोकारो है, गिरिडीह है, करणपुर है, ठीक है, आपका रामगढ़ है, ये सब जो क्षेत्र में है ना, कोयला बहुत अच्छे से पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में रानीगंज सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ से उच्चतम कोटि का कोयला जो है निकाला जाता है। तो उच्चतम कोटि का कोयला का नाम क्या है? बिटुमिन्स कोयला। तो बिटुमिन्स कोयला निकाला जाता है कहाँ से? आपको झारखंड क्षेत्र से। समझ गए? याद रखना है। और यहाँ पे झारखंड क्षेत्र हो या आपका रानीगंज क्षेत्र हो, मतलब कहने का मतलब भारत में हमारा बिटुमिन्स कोयला उच्चतम कोटि से निकाला जाता है। समझ गए? और झारखंड क्षेत्र में ये ऐसा कोयला ज़्यादा मिलता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो सबसे शुद्ध रूप कोयला का पूछ रहा है, तो हम जानते हैं एंथ्रासाइट है। क्या है सबसे शुद्ध रूप? अगर पूछे तो आपको क्या बताइएगा? एंथ्रासाइट बताइएगा। एंथ्रासाइट कोयला है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आगे तो ये जानना है कि कोयला 4 प्रमुख प्रकार के होते हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। तो कोयले क्या कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में याद रखिएगा, एंथ्रासाइट होता है, दूसरा बिटुमिन्स होता है जो कि उच्चतम कोटि का भारत में मिलता है ये, लिग्नाइट होता है और एक पीट होता है। तो आपसे एंथ्रासाइट कोयला हो गया, बिटुमिन्स कोयला हो गया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट हो गया और चौथे नंबर पे पीट हो गया। मतलब 4 प्रकार के आपको कोयला मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी जो है परसेंटेज बाँटा हुआ है, ठीक है, प्रतिशत बाँटा हुआ है। एंथ्रासाइट में 80 से 90%, बिटुमिन्स में 55 से 65%, ठीक है, और लिग्नाइट में 45 से 55%, और पीट में 35 से 45%। और ये क्या है?
तो इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। मतलब एंथ्रासाइट में अगर कार्बन की मात्रा पूछे तो 80 से 90% बता दीजिएगा। बिटुमिन्स में कार्बन की मात्रा पूछे तो 55 से 65 बता दीजिएगा। ठीक है? लिग्नाइट में बोले तो 45 से 55 मतलब 45 से 55 बता दीजिएगा। और पीटवा जो कोयला है उसमें 35 से 45% जो है आपका कार्बन की मात्रा मिलता है। तो 4 प्रकार के कोयले हो गए, कितने प्रतिशत मिलते हैं कार्बन, ये भी आपको पता हो गया। कोयले में कार्बन की उच्च मात्रा कोयले की उच्च प्रज्वलन क्षमता का सूचक है, समझ गए? तो आपसे पूछेगा तो कोयले में जो कार्बन की है, कोयले में कार्बन की अगर उच्च मात्रा पूछे तो कोयले की क्या है? उच्च प्रज्वलन क्षमता का सूचक है। अगर कार्बन जिसमें ज़्यादा है, उसमें उच्च प्रज्वलन क्षमता है। मतलब आपका उसमें आग जो है ज़्यादा है, लगने की ज़रूरत है। समझ गए? उसमें अच्छा मतलब अच्छे मार्ग मतलब अच्छा काम आएगा, बस इतना जान लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है? आगे चलें। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अब देखिए भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, मैकाल पहाड़ियों के क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? मैकाल। ठीक है? पहाड़ियों या पहाड़ियां में पाया जाता है। ठीक है? क्लियर हो गया। अब सुनिए। अब भाई मैकाल पहाड़ी की बात हो रही है, बॉक्साइट पाया जाता है। तो चलिए भारत में बॉक्साइट के निक्षेप की बात करते हैं। मुख्यतः अमरकंटक पठार में मतलब अमरकंटक पहाड़ी में, मैकाल पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो आगे तो ये ध्यान रखना होगा कि भारत में जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का निक्षेप होता है, तो आपको कहाँ-कहाँ मिलेगा, किस-किस क्षेत्र में पाया जाएगा भाई बॉक्साइट? तो हम बताएँगे अमरकंटक की पहाड़ी में मिलेगा, मतलब अमरकंटक पठार में मिलेगा, मैकाल पहाड़ियों में मिलेगा, बिलासपुर कटानी एक पठारी प्रदेश होता है, वहाँ मिलेगा। ठीक है। और भी जानते हैं हम लोग, तो देखिए उड़ीसा के कोरापुट जिले के कौन से पंच पतमाली, ठीक है, पतमाली में जो है राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप पाए जाते हैं। अब चलिए चौथे प्रश्न की, भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? बताइए, भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान की बात होगी। यूरेनियम जो कि हम अभी बॉक्साइट पढ़े, अब यूरेनियम पढ़ेंगे। तो ये हमारा डी होगा, जादूगोड़ा। समझ गए? जादूगोड़ा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जादूगोड़ा। अब जादूगोड़ा की बात है तो चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, यूरेनियम को जो है मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। मतलब यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। तो आपसे पूछेगा मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम को कहा जाता है। अब बात करते हैं यूरेनियम की बात करते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं कहाँ है। तो देखिए जादूगोड़ा जो क्षेत्र आप पढ़े हैं, यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये हम पढ़े हैं। तो जादूगोड़ा है कहाँ? तो हम जानते हैं झारखंड में, और झारखंड के कौन से जिले में है? सिंहभूम जिले में है हमारा जादूगोड़ा। समझ गए? और वहीं मिलता है यूरेनियम खान, खान कहिए या यूरेनियम का खनन होता है। ठीक है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो झारखंड में यूरेनियम मिलता है आपको और महत्वपूर्ण है भाई। और ये यूरेनियम के सिंहभूम जिले चले जाइए और जिला में जब जाइएगा तो वहाँ पे जादूगोड़ा है, वहीं पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? याद होगा कि नहीं? अब और बात करते हैं। यूरेनियम के अगर प्रमुख अयस्क की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अयस्क की। तो यूरेनियम का अयस्क का नाम कौन-कौन है? जैसे बॉक्साइट का अयस्क मैंने नहीं बताया, बता दूँगा, है अभी आगे। लेकिन अभी यूरेनियम के प्रमुख अयस्क इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछता है इससे भी। तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन-कौन है? तो सुनिए, पिंच पिंच ब्लेंड, याद रखिएगा, ये हमारा यूरेनियम का अयस्क का नाम है। एक है सोमरस्काइट, ठीक है? यूरेनियम का 2 अभी आप जान गए, पिंच ब्लेंड, सोमरस्काइट, ये सब अयस्क हैं। और तथा थोरी क्या है? थोरियानाइट, थोरियानाइट, समझ गए? तो थोरियानाइट। तो आपसे पूछेगा यूरेनियम का प्रमुख अयस्क थोरियानाइट। सोमर
स्काइट बोलते हैं, समर स्काइट भी बोल सकते हैं। के लिए अगर शब्द को अगर हम ईज़ी करने के लिए अगर बोलते हैं, तो ये मत समझिएगा कि मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसे याद करवा रहा हूँ आपको कि याद हो जाए, ठीक है? वर्तमान समय में यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का जो है प्राथमिक साधन है। प्रश्न क्या है सुनिए, 5वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थ्योरियम वाले जो है मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है, तो वो है हमारा केरल। समझ गए? मोनाजाइट, थ्योरियम वाले मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है ये ध्यान रखना। उच्च स्तर का थ्योरियम जो है मोनाजाइट, वो उसका केरल में है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, तो सुनिए। थोरियम की अगर बात करें, थोरियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यह, अब बात करते हैं यह का। यह मतलब थोरियम का। थोरियम का बात करते हैं तो थोरियम का एक तरह से मिश्रण कही, ठीक है? तो मिश्रण है तो क्या है? देखिए थोरियम का मोनाजाइट है, थोरियम तो थोरियम ही है, यूरेनियम भी इसका है मिश्रण, सीरियम है और क्या है? इसका नाम है लेथेंस, ठीक है? लेथेंस, लेथेंस आदि का मिश्रण है हमारा थोरियम, ठीक है? तो थोरियम क्या है? आगे रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो इसमें क्या-क्या मिला है? तो मोनाजाइट है, थोरियम है, यूरेनियम है, सीरियम है और लेथेंस या आदि का मिश्रण माना जाता है। इसकी प्राप्ति मोनाजाइट बालू के निक्षेपों से होता है। समझ गए? अब मान लीजिए पूछ देगा इसका प्राप्त मतलब, इसकी प्राप्ति मतलब थ्योरियम की प्राप्ति। थ्योरियम की प्राप्ति कैसे होता है? तो मोनाजाइट एक बालू है, बालू के निक्षेप से होता है। ठीक है, निक्षेप से होता है मान लीजिए। अब सुनिए मोनाजाइट जो है बालू का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों के नष्ट होने पर या नष्ट हुए चूर्ण से हुआ है। नष्ट होने पर कह दीजिए या नष्ट हुए चूर्ण को कह दीजिए। तो याद रखिए मोनाजाइट बालू का निर्माण जो है किस युग में हुआ था? सबसे बड़ा सवाल बना है। तो किस युग में हुआ ये आप जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों को नष्ट हुए चूर्ण से हुआ है, नष्ट हुआ है, नष्ट हो गया था, उसके चूर्ण जो बचे थे उससे हुआ है। क्लियर हो गए? अब सुनिए, थोरियम केरल के समुद्री तट की रेत, केरल चले जाइए और केरल में जाइएगा ना तो थोरियम का कहाँ पे मिलेगा पता है? वहाँ पे समुद्री तट की एक रेत है जिसे मोनाजाइट बालू बोलते हैं, जो कि उसी के निक्षेप से बनता है। तो समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कौन? मोनाजाइट बालू। जो पाया जाता है उसी में थोरियम आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? जब केरल के समुद्री तट पे जाइएगा। मोनाजाइट का उपयोग जो है नाभिकीय संयंत्रों में जो है आणविक ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। थोरियम का नाम सुने थे ना? पढ़े थे ना? थोरियम, यूरेनियम भी पढ़े, तो याद रखिएगा। तो यूरेनियम जैसे है उसी तरह थोरियम है, थोरियम में भी याद रखना है क्योंकि मिश्रण है सब ना, तो नाभिकीय संयंत्र में तो काम आएगा ही, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करने में। छठे प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग जो है विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है? तो वो होता है मैग्नेटाइट से होता है। किससे होता है? मैग्नेटाइट से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलिए। मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। ठीक है, कैसा है? सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70%, ठीक है, लौहांश बोलते हैं इसे। लौहांश मतलब लौह का अंश, मतलब लोहे का अंश पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट का है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, मतलब लोहे का सर्वोत्तम प्रकार माना जाता है। अयस्क है, ये ध्यान रखना है, जिसमें 70% लौह का अंश पाया जाता है। इसे हम तोड़ के बता दिए, ठीक है। अब सुनिए, इसमें जो है किसमें? मैग्नेटाइट में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और सबसे चुंबकीय गुण होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। नहीं तो सुन लीजिए फिर से। मैग्नेटाइट मतलब इसमें मतलब मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं या उसमें होते हैं, सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं मैग्नेटाइट में, जो कि विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उद्योग जो हम लोग करते हैं ना,
उसमें विशेष रूप से हमको जो है इस्तेमाल करना होता है तो मैग्नेटाइट का ही इस्तेमाल करते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए और जान लीजिए कि भारत की बात हो रही है, तो भारत में कुडप्पा तथा धारवाड़ युग की अवसादी और आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो ये तो आगे जान लीजिए कि अवसादी चट्टान कहिए या आग्नेय चट्टान कहिए, इसी से प्राप्त होता है लौह अयस्क, जो कि हमारा भारत के कुडप्पा तथा धारवाड़ युग की मानी जाती है। उस समय के हिसाब से ये बना हुआ है, उस समय से दबा हुआ अवसादी और आग्नेय चट्टान से बना है। ठीक है? क्लियर। 7वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन-सा है जो गंधक के उत्पादन में अग्रणीय है? गंधक को ही सल्फर कहते हैं, आज के बाद भूलिएगा नहीं। तो याद रखना है गंधक के उत्पादन में अग्रणीय है, मतलब सल्फर के उत्पादन में अग्रणीय है। कौन सा है भारत का राज्य? तो वो है हमारा हरियाणा। कौन है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, भारत में गंधक की अगर बात करें तो अल्प मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाला है भारत में। ठीक है, जिसे सल्फर बोलते हैं। हरियाणा में 41% गंधक आपको पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा। गुजरात में 23% पाया जाता है। आपको महाराष्ट्र में 13% एवं उत्तर प्रदेश में प्रमुख गंधक उत्पादक राज्य हैं। तो प्रमुख है मत बहुत सारा है, आपको गंधक उत्पादक हैं प्रमुख, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंधक जो है सल्फर जिसे कहते हैं का 90% भाग आयात किया जाता है। समझ गए? तो उत्तर प्रदेश प्रमुख गंधक उत्पादक राज्य माने जाते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन इसमें अगर उत्तर प्रदेश यूपी रहता, तो हम यूपी को टिक लगाते, लेकिन यूपी नहीं था, इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से अपना हरियाणा के सिवा और न महाराष्ट्र इसमें था और ना ये सब। तो असम और पंजाब और तमिलनाडु हटा दीजिए, हरियाणा सही था और गुजरात अगर रहता 23%, महाराष्ट्र 13 और उत्तर प्रदेश तो भाई थोड़ा प्रमुख गंधक उत्पाद करता है, इसलिए आगे ये होता। प्रश्न 8वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी। अब भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है तो वह है एमपी। अब सुनिए, मैग्नीज जो है लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मैग्नीज जो हमारा है ना, वो लौह इस्पात उद्योग देख रहे हैं ना, उसमें क्या होता है कि कच्चे माल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब प्रयुक्त होता है, काम होता है। अब सुनिए, यह कौन? मैग्नीज का बात हो रहा है, मैग्नीज का बात हो रहा है। धारवाड़ युग की जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये क्लियर हो गया? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं जो मैग्नीज है, वो किस युग का है? धारवाड़ युग का है। समझ गए? आगे सुनिए, मैग्नीज के उत्पादन में क्रमशः मध्य प्रदेश का प्रथम और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान और उड़ीसा का तीसरा स्थान है। अगर आपसे पूछे, क्या पूछेगा कि मैग्नीज का तीसरे स्थान पे किसका है, कौन सा राज्य है भारत का? तो हम बताएंगे उड़ीसा। अच्छा भाई, दूसरा तीसरा जान गए तो दूसरा बताइए मैग्नीज का, तो हम बताएंगे महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र दूसरा है और उड़ीसा तीसरा है, तो प्रथम कौन है? तो मैग्नीज के मामले में अगर पूछा जाए प्रथम स्थान तो मध्य प्रदेश का है। क्लियर? ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि ठीक है, तो गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इसके पास विस्तृत शुष्क तट है। इसके पास क्या है? विस्तृत शुष्क तट है। समझ गए? अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट राज्य है। क्या है? समुद्री तट राज्य है। तो गुजरात का अगर बात कर रहे हैं, हमारे भारत राज्य गुजरात का बात कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा समुद्री तट है, हम जानते हैं, पढ़े हैं। जहाँ की जलवायु हमारा शुष्क एवं अर्ध शुष्क, याद रखना है, धरातल पूछे तो दलदलीय, नमकीन एवं रेतीली है, जो कि कच्छ के मैदान तक विस्तृत है। तो आपसे पूछेगा भाई समुद्री तट राज्य की बात करें सबसे बड़ा भारत का, तो गुजरात है, ये हम जान गए। लेकिन अगर बात करें कि गुजरात का अगर
जलवायु की अगर बात करें तो शुष्क, अर्धशुष्क, धरातल की अगर बात करें उसी में तो दलदलीय है, नमकीन है और रेतीला है। क्योंकि समुद्री तट है इसलिए ये सब चीज़ है, जो कि कच्छ के मैदान तक विस्तृत है, याद रखना है, गुजरात के बारे में था। और सुनिए, इसे जो है सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ नमक के दलदल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नमक के दलदल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गए? 10वां प्रश्न को देखिएगा, कुद्रेमुख खानों का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो कुद्रेमुख खानों एक खान है, उसका बताइए लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कुद्रेमुख खानों का लौह अयस्क, तो ये होता है मैंगलोर से। किससे? मैंगलोर से। मैंगलोर से होता है ये तो हम जान गए, ठीक है, लेकिन कुद्रेमुख खान कहाँ है? क्या है भाई ये? लौह अयस्क अगर निर्यात होता है तो? चलिए, तो कुद्रेमुख, यहाँ पे कुंद्रेमुख भी चलता है, ठीक है? बिंदु गायब कर दिया। तो कुद्रेमुख खानों का लौह अयस्क जो है बेंगलुरु पत्तन से निर्यात किया जाता है। और ये जो बेंगलुरु आप सुन रहे हैं, इसे मैंगलोर भी बोलते हैं, मैंगलोर। ठीक है? तो बेंगलुरु या मैंगलोर। पतन क्या? मतलब बंदरगाह, वहाँ से प्राप्त होता है लौह अयस्क। क्योंकि यह एक जो है तटीय बंदरगाह है। कौन? बैंगलोर जो है एक तटीय बंदरगाह है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है कुद्रेमुख खान है जिससे लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। यह जो है कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह है। क्या है? कर्नाटक का एकमात्र ये बंदरगाह है। याद रखना है। अब कुद्रे जो है लौह अयस्क क्षेत्र है। याद रखिए, कुद्रेमुख जो लौह अयस्क है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान का जो है आंतरिक भाग में स्थित है। चलें 11वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन खदानों का लौह अयस्क जो है विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? मतलब दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी है, वेला डीला। ठीक है, वेला डीला। चले आगे, सुनिए। छत्तीसगढ़ राज्य के जो हैं दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 40 किमी की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए, छत्तीस राज्य जाइएगा, वहाँ पे दंतेवाड़ा एक जिला है और दंतेवाड़ा जब जिला जाइएगा तो दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ और वेस्ट से लगभग 40 किमी की दूरी पर जाइएगा तो स्थित वहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिलेगा? वेलाडीला पहाड़ी मिलेगा आपको। ठीक है, अब वेलाडीला पहाड़ी में अति उत्तम कोटि का क्या मिलेगा? हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। समझ गए? इन खदानों का, कौन खदान? जो वेलाडीला पहाड़ी में जो खदान है, इन खदानों का लौह अयस्क जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। समझ गए? 12वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा में अवरक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अवरक। ठीक है, अवरक पाया जाता है। चलिए, अवरक पाया जाता है तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, अवरक जो है एक बहुउपयोगी खनिज है। क्या है? बहुउपयोगी खनिज है। ठीक है, जो कि अग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। समझ गए? तो अग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में जो पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है? उससे क्या होता है? वहाँ अवरक पाया जाता है। अवरक बनता है, अवरक पाया जाता है। अब डिपेंड करता है कि याद कैसे करें। कोडरमा वन क्षेत्र में जाइएगा। कहाँ जाएँगे? कोडरमा वन क्षेत्र में। तो कोडरमा वन क्षेत्र में सर्वाधिक अवरक की खानें हैं। तो अवरक का देखने का मन करा कि अवरक हमको देखना है कि अवरक है कैसा। तो चले जाइए कोडरमा। कोडरमा के में जो वन क्षेत्र है ना, वहाँ चले जाइए जंगल में और उसी जगह आपको सर्वाधिक खदान भी मिलेगा, खान भी मिलेगा, दिख जाएगा। झारखंड के कोडरमा का अवरक उत्पादन में भारत में जो है प्रथम स्थान है। तो याद रखना है कि झारखंड के कोडरमा में जो जाते हैं आप, वहाँ पे जो अवरक देख रहे हैं, अवरक जो उत्पादन होता है ना और सर्वाधिक जो अवरक का खान देख रहे हैं, वहाँ पे खान जो है खुदाई जो हुआ है, वहाँ से निकला है, वो जो है ना भारत में प्रथम स्थान रखता है। ये भी जान लीजिए, झारखंड में नहीं, भारत में प्रथम स्थान रखता है। और इसे जो है अवरक की राजधानी भी कहा जाता है। किसको?
झारखंड को मतलब झारखंड को कहने का मतलब झारखंड के कोडरमा को कहा जाता है अवरक की राजधानी। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपको दे दे अवरक की राजधानी किसे कहा जाता है, तो हो सकता है कोडरमा दे दे ऑप्शन में, तो कोडरमा लगाइएगा। अगर दे दे कि अवरक की राजधानी किसे कहते हैं, तो राज्य दे दे, मान लीजिए झारखंड दे दिया, बिहार दे दिया, उड़ीसा दे दिया, तो आप झारखंड लगाइएगा। समझ गए? ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर ऐसे ही थोड़ी कि आप जो पढ़ के गए वही, घुमाएगा ना। अब लॉजिक लगाइए और नंबर लाइए। चलिए, 13वां प्रश्न क्या है सुनिए। 13वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? मतलब चूहे जैसा, रैट मतलब चूहा, चूहा जैसा खनन किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। मेघालय में किया जाता है, तो चलिए जानते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। तो आपको पूछेगा मेघालय में क्या-क्या पाया जाता है? तो कोयला भी मिलेगा, लौह अयस्क भी मिलेगा, चूना पत्थर भी मिलेगा और डोलोमाइट, ये सब जो है मिलेगा, क्योंकि वहाँ विशाल निक्षेप है, मतलब निक्षेप में पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि अब मेघालय की बात करें तो उस क्षेत्र का नाम थोड़ा जान लीजिए। जोवाई व चेरापूंजी में जो है कोयला का खनन जो है जनजाति परिवारों के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। तो एक बात जान लीजिए, जो चेरापूंजी है या जोवाई जो है, वहाँ पे कोयला खनन है, लेकिन ये खनन जो है लोग नहीं कर सकते। वहाँ के जो जनजातीय परिवार होते हैं, उनके मेंबर जो होते हैं, वो करते हैं, एक लंबी संकीर्ण सुरंग बना देते हैं। और लंबी सुरंग से के रूप में वो जो है क्या करते हैं, निकालते हैं बनाकर। ठीक है, जिसे हम लोग रैट होल खनन भी कहते हैं, चूहा होल खनन भी कहते हैं, क्योंकि एकदम लंबा संकीर्ण छोटा-सा बनाते हैं, वहाँ से कोयला निकालते हैं। भारत में अधिकांश खनिज जो है, यहाँ पे जानिए कि भारत में अधिकांश खनिज जो है राष्ट्रीयकृत है, मतलब राष्ट्रीयकृत है। इनका निष्कर्षण जो है, निकासन कहिए, सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश जनजाति क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अधिकांश जो जनजाति थे और जनजाति हैं, वो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात हो रही है, जैसे मेघालय है, अभी जो देख रहे हैं, वहाँ पे जो है स्वामित्व है खनिजों का, व्यक्तिगत है, समुदायों को प्राप्त है, सरकार को नहीं। ये समझ गए? ठीक है। तीन प्रश्न क्या है कि भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो लिग्नाइट एक कोयला है, ठीक है? और उसके प्रमुख भंडार कहाँ मिलते हैं? तो हमको नेवेली, नेवेली बोला जाता है, नेवेली, ऐसे नवेली बोलते हैं, ठीक है? नवेली, ठीक है? नेवेली। अब सुनिए, लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार जो है तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। नेवेली बोलिए या नवेली बोलिए, ठीक है? तो तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कौन से क्षेत्र में? तो नेवेली क्षेत्र में स्थित है। क्यों भाई इसका इस्तेमाल होता है? तो ये विद्युत उत्पादन में किया जाता है। लिग्नाइट एक जो है निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। तो लिग्नाइट जो है कोई बड़ा नहीं है, निम्न कोटि का है। उच्च कोटि का नहीं, निम्न कोटि का, मध्यम कोटि का या निम्न कोटि, एकदम नीचे वाला कोटि का ही है। भूरा कोयला है, मध्यमों नहीं मानिए इसको। ठीक है? यह मुलायम होने के जो है साथ-साथ अधिक नमी युक्त होता है। ये लिग्नाइट कोयला जो है ना, आपको मुलायम तो है ही और नमी युक्त भी होता है। ठीक है? क्लियर हो गया। देखिए, 15वां प्रश्न क्या है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हम बताएँगे तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, खेतड़ी जो है राजस्थान के झुंझुनू झुंझुनू झुनझुन बजाइए, झुंझुनू जिले में स्थित है। झुनझुन बजाइए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको खेतड़ी। याद क्या? और खेतड़ी है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में स्थित है, जो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए? और ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से? झुंझुनू जिले में, सॉरी झुंझुनू जिले में। ठीक है? और खेतड़ी खनन के नाम से भी जानते हैं। खेतड़ी में है। ठीक है? यहाँ तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में जो खेतड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अब भारत में तांबा का उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है। राजस्थान का क्या है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में भी खेतड़ी का दूसरा स्थान है। ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? याद करिएगा। अगर मान लीजिए राजस्थान ना दे, तो खेतड़ी दे देगा। बात खत्म। तो टिक लगा के आइए। 16वां प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने हट्टी सोने की खान स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए? तो ये डी कर्नाटक में है।
कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार, क्या है? कोलार, सोने सोने का बात हो रहा है ना? कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से जो है सोना प्राप्त किया जाता है। ये जो कोलार है या हट्टी का स्वर्ण खान कहिए या खानों के कहिए, वहाँ क्या मिलता है? सोना प्राप्त होता है। बस इतना जान लीजिए। कर्नाटक में जो है देश का 90% सोना का उत्पादन किया जाता है। सोचिए 90% सोना का उत्पादन होता है भाई कर्नाटक में, ठीक है? 17वां प्रश्न क्या है कि हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? तो हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाई जाती है। कहाँ? मध्य प्रदेश के पन्ने जिले में पाए जाते हैं। अब चलिए हम पन्ने जिले में पाए जाते हैं तो जानते हैं। तो सुनिए, भारत में मध्य प्रदेश राज्य का हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो हाँ भाई, हीरे के उत्पादन में तो भाई प्रथम स्थान है एमपी का। यहाँ के जो है पन्ना और सतना जिले में जो है हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब हीरे को खाने के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो पन्ना जिला और सतना जिला के पास जाइएगा ना, तो वहाँ पे हीरो का खान है और बहुत प्रसिद्ध है। और पन्ना आप बहुत चीज़ जानते हैं, पन्ना पार्क भी है। पन्ना हीरो की खानदान के लिए जाना जाता है, ये हम पढ़ रहे हैं, जो कि एमपी में है। और याद रखिएगा, देश में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन पन्ना में होता है, जो कि एमपी में है। बस इतना जान लीजिए। तो आपसे पूछ देगा कि हीरो के खानों का जो है बताइए उत्पादन कहाँ होता है? तो पन्ना में होता है। और पन्ना में होता है तो पन्ना हीरा के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। चलिए 18वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के रायजियारा क्षेत्र में स्थित अनंतपुर जिला स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश में जाइएगा, आंध्र प्रदेश के कौन से जिले? अनंतपुर जिले में जाइएगा। और अनंतपुर के जिले में कौन से क्षेत्र? रायजियारा क्षेत्र में स्थित स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के रामगिरी की खानों से भी सोने का खनन किया जाता है, ठीक है, सोने का खनन होता है, निकलता है। और क्या? 19वां प्रश्न क्या है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? तो ये बी, ठीक है, टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी युग की शैल है, याद रखिएगा। चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ जो है टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के जो है क्या है? भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। भ्रंश ट्रैप कहिए या अपनति कहिए, अपनति कहिए या भ्रंश ट्रैप कहिए, इसी में पाया जाता है। क्लियर हो गया? 20वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किन राज्यों में होता है? तो किन राज्यों में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अपतटीय क्षेत्र में होता है। किसमें? अपतटीय क्षेत्र में होता है। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, कच्चे तेल के उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र का जो है भारत में प्रथम स्थान है। तो कच्चे तेल के उत्पादन में अगर देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र? अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र होने की वजह से भारत में प्रथम स्थान हो गया है, याद रखिएगा, मतलब कच्चे तेल के उत्पादन में। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में भी खनिज तेल का उत्खनन किया जा रहा है, वर्तमान में अभी भी, ठीक है। डिगबोई जो कि असम में है, ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र है। सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र डिगबोई में है। अब बात करते हैं 21वां प्रश्न की। 21वां प्रश्न क्या है? सुनिए, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? बताइए, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो हम जानते हैं विशाखापत्तनम में है, ठीक है, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, जिसे विजाग स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो विजाग स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विशाखा स्टील प्लांट को। यह जो है समुद्र तट पर स्थित देश का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र है। तो सोचिए, समुद्र का अगर बात करें, हम लोग समुद्र तट का बात करें तो समुद्र तट का ये प्रथम है, देश का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र है,
ठीक है? अब इसकी बात करें तो डेट तो दिया होगा, मेंशन किया होगा तो हाँ। अगर इसकी स्थापना की बात करें, स्थापित की बात करें तो 1971, ठीक है? 1971। यह भारत में सर्वाधिक इस्पात का जो है उत्पादन करने वाला संयंत्र है, ठीक है? याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए 22वां प्रश्न क्या है कि तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तो तालचेर कोयले की खान अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो हम बताएँगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब उड़ीसा में है, तो हम जान गए कि तालचेर क्या है? कोयले की खान है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि कोयला का अगर खान देखना है, तो उड़ीसा चाहिए, उड़ीसा के तालचेर में जाइए। जबकि झारखंड के झरिया जो है, कोयला क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो देश के अधिकांश, ठीक है, कोकिंग कोकिंग कोयले के भंडार स्थित हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जाइएगा तो कोरबा क्षेत्र में भी जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 23वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैल जो है समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? किसका? धात्विक खनिजों के प्रमुख स्रोत हैं, तो वो है हमारा धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह कहिए, धारवाड़ युग कहिए, ठीक है? आगे चलिए, तो सुनिए, धारवाड़ शैल की बात करते हैं। धारवाड़ शैल मतलब मिट्टी की बात हो रही है, सॉरी चट्टान की बात हो रही है। धारवाड़ चट्टान की बात हो रही है। समूह जो है भारत में धात्विक खनिजों लोहे, सोना, मैंगनीज, तांबा और क्रोमियम का प्रमुख स्रोत है। ये जो धारवाड़ शैल देख रहे हैं, इसमें जो है एक धात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज इसमें प्रमुख होते हैं, जिसमें आपको लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, कोयला ये सब मिलेगा इस शैल में, ठीक है? ये शैल समूह जो है, धारवाड़ जो शैल है, समूह जो है प्रायद्वीप एवं बाह्य प्रायद्वीप दोनों ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जानिए और सुन लीजिए कि प्रायद्वीप क्षेत्र में जो है उत्तरी कर्नाटक से कावेरी का धारवाड़ या वेलारी या शिमोगा, ठीक है, शिमोगा जिले महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगर पूछ दे आपसे, तो जिसमें आपको उत्तरी कर्नाटक तो आएगा ही, उत्तरी कर्नाटक से कावेरी तक, ये ध्यान रखना। और कावेरी तक बोल रहा है तो इसमें धारवाड़, बेलारी और शिमोगा जिले महत्वपूर्ण हैं। समझ गए? ठीक है। वहीं पे अगर देखिए बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करेंगे, ये आपका सिर्फ प्रायद्वीपीय बात हो रहा था, समूही प्रायद्वीप का। ठीक है, अब हो रहा है आपका बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र का। तो इसमें पश्चिमी हिमालय आ जाएगा आपका, ठीक है? पश्चिमी हिमालय के लद्दाख आ जाएँगे, जास्कर आ जाएगा, गढ़वाल आ जाएगा, गढ़वाल आ जाएगा, कुमाऊँ पर्वत आ जाएगा। ये सब श्रेणी प्रमुख हैं, इम्पोर्टेंट है। इस सब क्षेत्र में भी आपको ये सब मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार में कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटा नागपुर पठार में कहेंगे। छोटा नागपुर पठार है तो सुनिए, तो देखिए छोटा नागपुर पठार की अगर बात करें, तो छोटा नागपुर पठार है रांची पठार, हजारीबाग पठार और कोडरमा पठार। तो ये सब जो है आपका छोटा नागपुर पठार में ही सम्मिलित आएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज का भंडार कहा जाता है, ये आप जानते हैं। इसका जो है विस्तार की अगर बात करें, इसका विस्तार की अगर बात करें तो उत्तर-पश्चिम छत्तीसगढ़, इसका विस्तार अगर पूछे तो उत्तर-पश्चिम छत्तीसगढ़ चले जाइए और मध्य झारखंड राज्य में है। याद रखना है, बीच का झारखंड है और उत्तर-पश्चिम छत्तीसगढ़ है। इस पठारीय क्षेत्र में स्थित दामोदर घाटी में बिटुमिन्स कोयले के लिए विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो कौन से कोयले पाए जाते हैं भाई? तो बिटुमिन्स कोयले पाए जाते हैं। वहीं अगर हजारीबाग क्षेत्र में जाइए तो अवरक के लिए प्रमुख स्रोत में पाए जाते हैं। समझ गए? और भी खनिज पाए जाते हैं, जैसे अन्य खनिज की बात करें तो कॉपर हो गया, चूना पत्थर हो गया, बॉक्साइट हो गया, लौह अयस्क इत्यादि मिलते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना है। 25 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है हमारा ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, ए और बी दोनों सत्य है। कैसे? तो सुनिए, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, एकदम सही है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज जो है धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है या युग से संबंधित है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सुनिए,
गोंडवाना शैल समूह में जो है भारत का 98% कोयला पाया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इस शैल समूह का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर किससे? कार्बोनिफेरस से लेकर जुरैसिक युग के मध्य हुआ था, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ये जो चट्टानें हैं, जो भी कोयला की बात करते हैं, ये चट्टानें जो हैं मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। समझ गए? तो आपको याद रखना है, चट्टान के अगर मुख्य रूप से अगर बात करें, कोयले की बात करेंगे तो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है? और सुनिए कि भारत का अधिकांश धात्विक खनिज अगर बात करें, जैसे लोहा और अलौह, ठीक है? मतलब लोहे के आयरन की बात हो रही है, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाई जाती है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये सत्य हुआ सब। 26 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो सी, लौह अयस्क, गुंटूर जो है सम्मिलित नहीं है, सोनार, कोलार है, कोयला झरिया, हीरा पन्ना ये हम जानते हैं, लेकिन लौह अयस्क, गुंटूर ये हम सही नहीं मानते, लेकिन है कौन? तो देखिए, गुंटूर जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये जान लीजिए। कोलार जो है, जो कि कर्नाटक में है, ये सोना के लिए है। झरिया जो है झारखंड में है, जो कि कोयला के लिए है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए? चलिए आगे चलें, इसमें और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं था। 27 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में जो है सर्वाधिक भंडार किसका है? बताइएगा। लौह अयस्क के प्रकारों में देखें सर्वाधिक भंडार भारत में, तो हम जानते हैं हेमाटाइट का है, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अब इसको जल्दी-जल्दी चलेंगे, तो सुन लीजिए। भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो भारत में लौह का, आयरन का अनुमानित भंडार अगर बोले तो 3200 करोड़ टन है। कितना है? 3200 करोड़ टन है, जिसमें लोहे की बात हो रही है, जिसमें 85 जो है हेमाटाइट है। 85% जो है हेमाटाइट आपको मिलता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा है। 8% आपको मैग्नेटाइट मिलता है, ज़्यादा नहीं, 8%। तो 7% जो है सिडेराइट और लियोलाइट जो है आपको लौह मिलेगा। अर्थात भारत में हेमेटाइट का सबसे बड़ा संचित भंडार है, ये हम जानते हैं, क्योंकि 85% है। ठीक है, हेमाटाइट अयस्क जो है उच्चतम कोटि का एवं इसमें गंधक का मात्रा अत्यंत कम होता है, मतलब सल्फर का मात्रा कम होता है हेमाटाइट अयस्क में। कितना? तो 0.6% होता है। समझ गए? 28 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, बताइए। तो ये हमारा डी होगा आंसर, बालाघाट में। बालाघाट मतलब मलाज खंड में, मलाज खंड में। ठीक है, चलिए अब जानते हैं, तो सुनिए। मलाज खंड खदान जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित तांबे की सतही सतही एवं भूमिगत खदान है। समझ गए? सतही कहिए और भूमिगत खदान है तांबे की। कौन से जिले? बालाघाट जिले में। बालाघाट जिले में तो कौन सा क्षेत्र? तो मलाज खंड खदान है वहाँ पे, और वहाँ जाइएगा तो कहाँ है बालाघाट? तो मध्य प्रदेश में। बस इतना जान लीजिए। मलाज खंड जो खदान है हिंदुस्तान कॉपर के स्वामित्व में जो है, इसके अंडर में है, स्वामित्व में है, अंडर में है। ठीक है, वालाडीला खान जो है, जो कि छत्तीसगढ़ और बस्तर जिले में है, वालाडीला खान, आप सुने होंगे वालाडीला। ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ हेमाटाइट लौह अयस्क मिलते हैं, उच्चतम कोटि का लोहा मिलता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ से बस्तर तक जिले तक विस्तृत है, याद रखना है। और ये बैलाडीला खान है, मतलब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जाइएगा ना, तो वहाँ पे बैलाडीला खान है, वहीं पे लौह अयस्क मिलता है, जो कि हेमाटाइट लोहा मिलता है, प्रसिद्ध है। बैलाडीला से जो है लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, डल्ली एगो राज्य हरा है, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लौह अयस्क का खान है। सोचिए, छत्तीसगढ़ के जिला है दुर्ग, वहाँ पे डल्ली राजहरा कोयला है, याद रखिए, सॉरी लौह अयस्क है। ठीक, देखिए 29 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है, जान गए, तो सुनिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये हम जान गए। यहाँ स्थित
ठीक है? बालाघाट में जो एक खान है, कौन-सा खान है? मलाज खंड खान है, से जो है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये जान लीजिए। अब उत्पादन के मामले में 3 राज्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसमें प्रथम से लेके 3 तक अगर देखें, तो ये मध्य प्रदेश है 64 सबसे प्रथम है, झारखंड है 28% ठीक है, 28% झारखंड है 7%। तो चलिए, 30वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन-सा विकल्प जो है सही नहीं है? कौन-सा विकल्प सही नहीं है? तो ये आपका डी नंबर जो है सही नहीं है। सिंगरेली, गंगा घाटी ये सही नहीं है। सिंगरेली की बात करते हैं। सिंगरेली मतलब तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में है। तो सिंगरेली जो है कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी में स्थित है, ना कि गंगा घाटी में। ठीक है? यही गलत हो गया। गंगा घाटी जो है खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र नहीं है। गंगा घाटी जो है अगर खनिजों की दृष्टि से देखें तो नहीं है, वो जल के लिए ठीक है, बल्कि कृषि हेतु उपयुक्ति मानी जाती है हमारा गंगा, लेकिन खनिजों के लिए नहीं है। जिसमें यहाँ पे सिंगरेली जो तेलंगाना देख रहे हैं वहाँ पे गोदावरी घाटी में स्थित है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अन्य विकल्प की अगर बात करें तो तलचर जो है हमारा उड़ीसा में है और ये महानदी के तट पर है। उड़ीसा में तो महानदी वहीं है, ठीक है। कर्णपुरा में अगर जाइए तो झारखंड में पड़ता है, झारखंड में है तो दामोदर घाटी पे है। और सिंगरौली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में देखिए सिंगरेली सिंगरौली मध्य प्रदेश जो कि सोन घाटी में है। सोन घाटी है वहाँ पे, ठीक है, मतलब नदी है। अब सुनिए, सिंगरौली जो है कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा जिले में जो है विस्तारित है। ये यहाँ तक फैला हुआ विस्तारित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में और आपको मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। 31वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची एक तरफ 1 है, सूची 2 एक तरफ है। कोयला क्षेत्र है, अवस्थित है। जैसे माकूम, माकूम अगर बात करें कोयला क्षेत्र है जो कि हमारा असम में है, तो 1 का 3 होगा, ये हम जान गए। तो यही तो आंसर होगा क्योंकि और 3 तो दिख नहीं रहा है। अगर नामचिक कहें या नामफुक कहें, तो नामफुक मतलब अरुणाचल प्रदेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेफा के नाम से इसे जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को, तो नाम नेफा ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, और भी जानते हैं, तो ये तो आंसर आपका 1 हो गया। और मिला लेते हैं गिरिडीह, तो गिरिडीह हमारा झारखंड का क्षेत्र है। अगर बात करें सोहागपुर, तो ये हमारा एमपी में है। क्लियर हो गया? तो ये सब कोयला क्षेत्र है आपको। और चलिए सुनिए, बाहरी आवाज को इग्नोर करना होगा। सोहागपुर अगर बात करें तो कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा, शहडोल और अनूपपुर और उमरिया जिले में विस्तृत है, ठीक है। पूर्व में इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में भी है। याद रखना है, जो आप देख रहे हैं ये सब जो है अनूपपुर जो देख रहे हैं, उमरिया देख रहे हैं, ये सब जो है छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। माकूम अगर बात करें तो असम में स्थित है, जो कि कोयला क्षेत्र है, हम जानते हैं। गिरिडीह की बात करें तो झारखंड में स्थित है, जो कि प्रमुख कोयला क्षेत्र है। यहाँ का कोयला जो है उत्तम कोटि का है, ये भी जानते हैं। और नामचिक अगर बात करें या नामफुक कहें, तो ये कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के जो है चांगलांग जिले में अवस्थित है। तो कहाँ है? चांगलांग जिले में अवस्थित है। 32 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 32वां प्रश्न की बात करें तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शैल गैसें जो है गैस के संसाधन पाए जाते हैं? सो शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, तो ये है डी, उपरोक्त में से सभी। कावेरी बेसिन, कैंपबेल बेसिन, कैंपे बेसिन होता है, कैंप वे बेसिन होता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन होता है, ये जान लीजिए। तो सुनिए, यहाँ पे है कि नीति आयोग के अनुसार भारत के पास 96 कितना 96 96, ठीक है, ट्रिलियन जो है क्यूबिक फीट जो है दोहन योग्य शैल गैस संसाधन है, जो निम्नलिखित 5 बेसिन क्षेत्रों में अवस्थित है। 5 निम्नलिखित बेसिन में अवस्थित है। जैसे में कैम्बेल बेसिन हो गया पहला, दूसरा आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, जो कि गैस के संसाधन की बात हो रही है। कावेरी बेसिन हो गया, दामोदर घाटी हो गया, और ऊपरी असम, और असम का जो है क्या कौन सा बेसिन? तो अराकान बेसिन, अराकान बेसिन, ठीक है, अराकान बेसिन, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और सुनिए कि शैल गैस जो है सूक्ष्म अवसादी चट्टानों में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस है, ये जान लीजिए। यह प्राकृतिक गैस जो है कार्बनिक पदार्थों, पौधों एवं जानवरों के अवशेष के अपघटन से उत्पन्न होता है, ये जरूर ध्यान रखना है। और प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण भी माना जाता है, मिश्रण है,
ये ध्यान रखना है। और शैल गैस का मुख्य घटक जो है हमारा मीथेन है, जो कि 70 से 90% है। 33वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन-सा विकल्प जो है सम्मिलित नहीं है? तो कौन-सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? एक तरफ खनिज है, एक तरफ उत्खनन शहर है। तो आपको बताना है, तो याद रखिएगा विकल्प जो सही नहीं है, वो सिर्फ़ एक जो है आपका तीसरा नंबर का जो है सही नहीं है, केवल 3 जो है सही नहीं है। मैंगनीज, भीलवाड़ा ये गलत है। अब चलिए हम इसके बारे में हम जानते हैं, तो सुनिए, भीलवाड़ा जो है हमारा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में अवस्थित है। तो भीलवाड़ा जो है हमारा कहाँ है? मेवाड़ क्षेत्र में है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में, वहीं अवस्थित है। और एक शहर है, याद रखना है, जो कि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भीलवाड़ा जो आप देख रहे हैं, वो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मेवाड़ क्षेत्र में है, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। अगर बात करें चित्रदुर्ग की, तो ये कर्नाटक में है, जो कि तांबा अयस्क का खनन होता है, ये जान लीजिए। इसके अतिरिक्त यहाँ मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है चित्रदुर्ग में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और अब बात करें तो बेल्लारी, बेल्लारी भी आपका कर्नाटक में ही पड़ता है, जो कि लौह अयस्क पाया जाता है, ये हम जानते हैं। और भी जानते हैं तो मध्य प्रदेश के जो कटनी आप देख रहे हैं, कटनी में चूना और बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन नंबर। तो 34 क्वेश्चन नंबर में सुनिए कि भारत के प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की अगर बात करेंगे, तो हम याद रखेंगे तारापुर में। तारापुर कहाँ है? चलिए हम इसके बारे में जान के जल्दी फास्ट खत्म करते हैं। तो भारत में जो है प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की अगर स्थापना की बात करें, तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, याद रखना है, ये भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है, जो कि तारापुर मतलब महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका संचालन जो है नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो इसका चलाया जाता कैसे है, किसके माध्यम से, कौन करता है इसका संचालन? तो नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा करते हैं। और चलिए अब जान लीजिए और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि राज्य है और एक संचालन वर्ष बताया गया है कि कब से कब हुआ, मतलब कब हुआ है। तो देखिए कुडनकुलम जो है ये आपको तमिलनाडु में है, और ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, मतलब पावर स्टेशन बोलिए, पावर प्लांट बोल दीजिए, जो कि इसका अगर संचालन वर्ष बोले शुरुआत हुआ था तो 1998 में हुआ था, 1998 में हुआ था। एक तारापुर है, जो कि आपका न्यूक्लियर पावर जो है प्लांट है, जो कि हमारा महाराष्ट्र में है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसका हुआ था सबसे पहले 1969 में, इसीलिए प्रथम बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करें और भी तो कैगा जो है आपका कर्नाटक में है। कैगा भी क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि कर्नाटक में है, जो कि 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। नरौरा जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उत्तर प्रदेश में है, और ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि ये भी 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। रावत भाटा अगर बात करें तो रावत जैसे ही हो राजस्थान याद आएगा, रावत भाटा राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि इसकी स्थापना की बात करें तो 1973 में हुआ था, ये जान लीजिए। तो याद रखना है 1973 में हुआ था, और एक हुआ था हमारा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में, तो ये इसके बाद ये आता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, और भी है, याद रखना है, और भी ऑप्शन में आएगा, ये सब हम याद करवा दिए। आगे क्या है? कागरापार, ठीक है, कागरापार जो है क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि गुजरात में पड़ता है, जीटी में पड़ता है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में हुआ था, ये जान लीजिए। एक कलपक्कम है, जो कि तमिलनाडु में है, कलपक्कम का भी शुरुआत जो हुआ था, स्थापना वर्ष अगर पूछे 1984 में है, और कलपक्कम भी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो तमिलनाडु में 2 पढ़ लिए, कुडनकुलम और एक कलपक्कम, याद रखिएगा, दोनों का डेट अलग अलग है। 35 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, तो याद रखना है डी है, तारापुर। क्या है? तारा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तारापुर जो है सही होगा, कैगा नहीं होगा, ये गलत यहाँ पे दे दिया है, ये हटा दीजिए। डी ही सही है तारापुर में, क्योंकि तारापुर का अगर बात देखें तो 1400 जो है आपका एमडब्ल्यू है, ठीक है, एमडब्ल्यू है, जो कि इसके अनुसार है। और दूसरी बात, कैगा जो हमारा है 880 ही एमडब्ल्यू है, ठीक है। और एक आप है नौरा जो है आपका 440 सी है, याद रखिएगा। और एक सबसे अगर देखा जाए तो फिर तो सेकंड नंबर पे हमारा कागरापारा है, जो कि 1140 एमडब्ल्यू है। क्लियर हो गए। और दूसरी बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात बता दूं कि अगर बात करें क्षमता की बात करते हैं हम लोग, तो याद रखना है कि तारापुर ही आंसर सही है, उचित सही है। और ऐसे आपका तमिलनाडु कुडनकुलम जो है वो सबसे ज्यादा है 2000, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए वो आंसर नहीं होगा।
चलिएगा 36 प्रश्न है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है। जल विद्युत का योगदान कितना है? तो सी है, याद रखिएगा 11.2% है, 11.2% है, याद रखना है। अब चलिए जानते हैं, तो देखिए विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अगर हम देखें तो 30 अप्रैल 2023 तक भारत की संस्थापित विद्युत क्षमता जो है हमारा कितना एमडब्ल्यू है? तो 4000 मतलब 416,591 एमडब्ल्यू है। मतलब 416,591 एमडब्ल्यू है, ऐसे याद रखिएगा। जिसमें जीवाश्म ईंधन की अगर बात करें तो 57% है। जैसे एमडब्ल्यू की अगर बात करें तो 237,269 एमडब्ल्यू है। और गैर जीवाश्म ईंधन का अगर हम बात करेंगे, ईंधन का बात करें तो 43% है, गैर जीवाश्म, जिसमें जीवाश्म कम हो ना हो। तो इसका योगदान अगर देखा जाए तो 179 मतलब 179,322 एमडब्ल्यू है। ठीक है, ये जान गए। जीवाश्म ईंधन के उपघटकों का योगदान अगर देखें निम्न में, तो जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, ये सब है आपका। इसमें आपको देखना है, तो देखिए जल विद्युत के हिसाब से अगर देखें, ठीक है, तो ये हमारा 11.2% है, जो कि ऊपर पूछा था। पवन ऊर्जा के मामले में पूछे तो 10.3% है। अगर सौर ऊर्जा के मामले में पूछे तो 16.1% है, और नाभिकीय ऊर्जा के मामले में पूछे तो 1.2% है। बस इतना जान लीजिए। 37वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हमारा बी जो है आपका सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा, ताता, पानी, जल जो है सम्मिलित नहीं है। ताता, पानी, जल जो है सम्मिलित नहीं है। तो सुनिए, सही जो है सुमेलन इस प्रकार है। तो देखिए पावागढ़ जो कि कर्नाटक में है, वो सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है, ये जान लीजिए। तातापानी जो है छत्तीसगढ़ में है, जो कि भू-तापीय ऊर्जा है। ये ध्यान रखना है, जल वाला नहीं है, भू-तापीय ऊर्जा है। यहाँ जो तमिलनाडु में आप देख रहे हैं पवन ऊर्जा, ये सही है, जो कि आपका क्या है? मुंपनदल, ठीक है। ठीक ना? तो ये हमारा मुंपनदल के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये पवन ऊर्जा है। आगे बात करें तो ये है कागरापार, जो कि कहाँ है? जीटी में है, जो कि हमारा परमाणु ऊर्जा है। ये क्लियर हो गया। अगर बात करें 38वां प्रश्न की बात करते हैं, तो किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की जो है सर्वाधिक क्षमता है? तो किस राज्य में सौर ऊर्जा के अगर विकास की बात करें उसमें सर्वाधिक क्षमता है, तो ये हमारा डी है, झारखंड जो है सही है। अब इसका चलिए एमडब्ल्यू में हम देखते हैं। तो देखिए नवीन की बात करते हैं एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार हम बात करेंगे कि सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता राजस्थान में है। ये ज़रूर ध्यान रखना है, डी नंबर सही है। और देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो हम इसमें एमडब्ल्यू की बात करें तो 17055 जो है एमडब्ल्यू है, मतलब 17055 है। ठीक है। अगर जीटी का बात करेंगे तो जीटी का हम जो बात करेंगे 9254 है, जो कि एमडब्ल्यू में बताया जा रहा है। कर्नाटक की अगर बात करें तो 8241 एमडब्ल्यू है, ये ज़रूर ध्यान रखना है थोड़ी सी। और दूसरा चीज़ ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में अगर एमडब्ल्यू की बात करें तो 6736 है, ये ध्यान रखना है। ये सब आंकड़े आपको खाली देख लेना है और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलिए 39वां प्रश्न की बात करते हैं। 39वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो ये हम जानते हैं तमिलनाडु व गुजरात में ही तो है, टीएम और जीटी में, याद रखिएगा। चलिए हम जानते हैं। तो देखिए ये भी मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिए गए विकल्प तमिलनाडु व गुजरात में पवन ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक योगदान है, संभावना है। चलिए 40वां प्रश्न मतलब संभावना है आगे और बढ़ने का। पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम गांव किस राज्य में स्थित है? तो हम जानते हैं गुजरात में है। समझ गए? सौर ऊर्जा का पूर्ण रूप से अगर बात करें तो दीब पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। देखिएगा मोढेरा की बात करें तो ये गुजरात है। गुजरात में मोढेरा जो क्षेत्र है वो पूरे सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम गांव बन गया है मोढेरा। याद रखिए, जो कि गुजरात में है। और मोढेरा जो है प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और ये हमारा अंतिम समय और समाप्त हो गया।